हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं राम राज्य शीर्षक एकांकी के बारे में, जिसके लेखक हैं हमारे कलम के जादूगर भी जिन्हें कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनके लेखक हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। राम राज्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है संघमित्रा, दूसरा है सिंहल विजय, और तीसरा है हमारा राम राज्य, और चौथा है अमर ज्योति। इस चारों के बारे में हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे, परंतु आज का विषय हमारा है राम राज्य पे, जिसमें गांधीवादी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें गांधी जी का हमसे क्या चाहते हैं, गांधी जी हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं, यह सब हमारा राम राज्य कैसा हो, यह सब गांधी जी के द्वारा जो वो सोचते हैं वैसा हमारे राम राज्य में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस एकांकीकार के लेखक हैं हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। वे एक बहुत ही साहसी, सच्चे और सहृदय व्यक्ति हैं, समाज शास्त्री हैं। इस तरह से हम कहें तो वह बहुत ही एक तरह के नेक इंसान हैं, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के काल्पनिक समाज राम राज्य की कल्पना के अपने कलम के जादूगर से उसे उभयनिष्ठ किया है। तो चलिए अब हम आगे इसमें जानते हैं। इस एकांकी में गांधीवादी दर्शन के बहुपक्षीय चिंतन का प्रसार किया गया है। गांधी जी एक राजनैतिक नेता होने के साथ साथ समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, धर्मोपदेशक एवं आध्यात्मिक दार्शनिक भी हैं। वे बहुत ही धर्मों को बहुत ही अंदर से देखते हैं। इस तरह से वो समाज सुधारक का भी कार्य करते हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने अनेक भाषाओं का भी ग्रहण किया है। सामाजिक संरचना और प्रकाशिकीय संगठन के संदर्भ में उनका अपना एक दृष्टिकोण था। उनकी विचारधारा में साधना एवं त्याग तथा अन्य सद्गुणों की प्रधानता थी। राम राज्य एकांकी का कथानक प्रकारांतर से पूंजीवादी दर्शनों की एक काल्पनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। पूरे नाटक का निर्माण एक विदेशी यात्री जो आता है हमारा गांव घूमने, पर्यटन करने, उसी पे यह का नाटक आधारित है। कथानक में कथा जब आरंभ होता है तो उसमें 2 विदेशी यात्री हमारे भारत का आगमन करने आते हैं, और हवाई जहाज़ से जैसे ही वह उतरते हैं, भारत का स्वागताधिकारी जो स्वागत करने के लिए खड़ा है वे उनका स्वागत कर रहे हैं, और यात्रा के उद्देश्य उनका जानना चाहते हैं कि आखिर इनका यात्रा का उद्देश्य क्या है। पुरुष के साथ एक महिला भी है। उन लोगों का उद्देश्य भारतीय सामाजिक पद्धति का अध्ययन करना है कि भारतीय समाज में क्या चलता है, यह सब उनका अध्ययन करना था। तो उसी वक्त स्वागताधिकारी कहते हैं, जो उनके स्वागत कर रहे होते हैं, वे कहते हैं हमने अपने देश में बापू के आदर्शों के अनुसार राम राज्य की कल्पना कर ली है। परिचालक से स्वागताधिकारी कहते हैं कि इन दोनों अतिथियों को वह जवाहर अतिथिशाला, गेस्ट हाउस एक है, जवाहर अतिथिशाला है, वहाँ ले जाए, जहाँ इन्हें पूरी सुख सुविधा मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि अतिथि हमारे लिए देवतुल्य हैं। अतिथि देवो भव, ऐसा भी हमारे समाज में कहा गया है, अतिथि देवो भव। तो स्वागताधिकारी और विदेशी पुरुष में अस्त्र शस्त्र एवं सेना के विषय में भी बात होती है, और वह कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र हो तो वह जमा करा दीजिए, क्योंकि हमारे देश में अस्त्र शस्त्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जैसे हमारे बापूजी चाहते हैं कि हम लोग अहिंसा परमो धर्म, इसीलिए हम लोग अहिंसा का हम लोग रखवाले करते हैं। हमारे देश में किसी से हिंसा न हो, यह हम लोग देख रेख करते हैं। तो इस पर जो विदेश के यात्री होते हैं वह सुनते रहते हैं कि ऐसा भी देश होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस एकांकी में बेनीपुरी जी ने कर्मयोगी गांधी जी की अहिंसा प्रियता की चर्चा की है। वह अहिंसा संसार भर को भारत की देन कहते हैं
कि अहिंसा ही हमारे भारतवर्ष की देन है। गांधी दर्शन के अनुसार यह अहिंसा भय से नहीं प्रेम से जन्म लेती है। अगर हम किसी को भय दिखाते हैं तो वह अहिंसा नहीं मानेगा, उसे हमें प्रेम से ही समझाना होगा कि हिंसा हमें नहीं करना है, अहिंसा करो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, पशुओं जैसा व्यवहार ना करो। तो वो प्रेम से ही जन्म लेती है, भय से नहीं लेती है। ये हो गया। उसके बाद गांधी की अहिंसक नीति हमारे धार्मिक ग्रंथों की देन है। स्मृतियों एवं महाभारतों में भी अहिंसक व्यवहार को श्रेष्ठ माना गया है, जो कि हम लोग भी जानते हैं कि भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था, युद्ध जब हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तपम, अहिंसा परम सत्यम, ततो धर्म प्रवर्तते। अर्थात अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, तभी तो हमें सब धर्म की प्राप्ति होती है, तभी तो हम सब धर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अहिंसा परमो धर्म ये हमारे पुराणों से भी आता चला आ रहा है कि हमें हिंसा नहीं करनी है। यह तो जानवरों जैसा व्यवहार, हिंसा का मतलब ही है कि जानवरों जैसा व्यवहार, जो सिंहक जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वही तो हिंसा करते हैं, और हम लोग वो तो मनुष्य हैं, हमें तो अहिंसा परमो धर्म ही करना चाहिए। अर्थात गांधीवादी का हमारे चरित्र चित्रण पे बहुत ही विशेष तौर पे असर पड़ना चाहिए। इसी भाव की अभिव्यक्ति गांधी जी ने हरिजन में करते हुए कहा। गांधी जी की एक पुस्तक है हरिजन, जिसमें उन्होंने कहा है, सत्य की तरह अहिंसा भी सर्वशक्तिमान और असीम है। जैसे सत्य सर्वशक्तिमान है, वैसे ही अहिंसा सर्वशक्तिमान है, उसकी असीम और ईश्वर की समानार्थक है, ईश्वर के समान है। अहिंसा सर्वव्यापक माना गया है। सब में सबसे पहले अहिंसा ही आता है। अहिंसा सर्वव्यापक माना गया है। इसके समक्ष पाशविकता ठहर नहीं पाती है। इसके समक्ष कोई भी हमारे पास मतलब कोई भी अगर हमारे पास आता है हिंसा करने वाला, और उसे वो हमारे पास नहीं ठहर पाता है यदि हम पूर्ण रूप से अहिंसावादी हैं। तो गांधी जी की इस अहिंसा चेतना का संपोषण, और उस समय तक अहिंसा पर हमें ऐसी आस्था भी नहीं थी, परंतु देश में अब सिर्फ एक मुट्ठी लोग ही ऐसे हैं, थोड़े से ही ऐसे लोग हैं। उस वक्त तो हुआ करते थे, परंतु अब जो ऐसे लोग हैं वो तो अत्यधिक ज़्यादा ही तौर पे हिंसक हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं, एक आध दो ऐसे लोग हैं जो अहिंसा को मानते हैं और समझते हैं। तो चलिए, आज तो हमारा बच्चा भी अहिंसा का मर्म समझ चुका है। इस एकांकी में दूसरे खंड में अतिथिशाला के प्रबंधक के माध्यम से राम राज्य की कल्पना पर एकांकीकार ने प्रकाश डाला है, तथा आतिथ्य धर्म की श्रेष्ठता को बताया है कि अतिथि हमारा सबसे बड़ा धर्म है, अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है, उसकी हमारी श्रेष्ठता है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत ही गरिमामयी रही है। अलौकिक भोग प्रधान जीवन दर्शन की जड़ें यहाँ कभी भी जम नहीं पाई है। बापू के राम राज्य में सबको समान रूप से भोजन एवं आवास पाने का अधिकार है। बापू के राम राज्य में पुरुषों के हिस्से में उद्योग और खेतीबाड़ी, स्त्रियों के हिस्से में पारिवारिक जीवन और भावी नागरिकों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व रहता है कि सभी शिक्षित हो, परंतु किताबी भाषा में न, परंतु वह सामाजिक तौर पे सब शिक्षित हो, और स्त्रियों को कोई भी ये ना समझे कि वह अन्य अबला है तो उसका कोई भी हनन करे या कोई भी उसे कुछ अनाप शनाप कहे। और हमारे बापू की इसमें औद्योगिक नीतियों की भी चर्चा की गई है। इस एकांकी में बापू उद्योग शक्ति को संहारक मानते थे। उनका कहना था कि कारखाना कुछ लोगों को ही नौकरी देता है, परंतु जब हम एक मनुष्य काम करता है, जब वह खुद के पैरों पे खड़ा होता है, तो उससे कई मनुष्यों का परिवार चलता है, भरण पोषण होता है। और एक कारखाना बंद होने से कितने लोगों का के जीवन पे उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और वह इस बात पे भी बहुत ध्यान दिए हैं कि श्रम करने से ही हमें परिश्रम करने से ही हमारे देश में खुशहाली आएगी। यह उन बातों पे ध्यान दिया करते थे।
और आप समझ सकते हैं कि एक तेल निकालने वाली एक कंपनी अगर एक मन तेल निकाल सकती है एक दिन में, परंतु कई मन तेल निकाल सकती है, परंतु जब वह मिल बंद हो जाए तो कई लोगों को भूखा भी रहना पड़ सकता है। यही सब बातों पे उन्होंने चर्चा की है। हमारे बापू जैसे राम राज्य चाहते थे उसमें कोई भी हरिजन नहीं है, कोई भी, सभी एक साथ रहते हैं। समाज में किसी तरह का वर्गवाद नहीं है, कोई धनी नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई कुलीन नहीं है, कोई अत्यंज नहीं है, सभी एक प्रकार से रहते हैं। भारत के प्राचीन आदर्शों का नया संस्करण है राम राज्य, अर्थात भारत का प्राचीन आदर्श यह जो हमारा राम राज्य जैसा बापू चाहते थे वे एक नया संस्करण है। गांव के सभी घर ही नहीं, सभी का हृदय भी एक ही समान है। दोनों विदेशी बाबू राम राज्य के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। पथ प्रदर्शक से उसकी बातें शासन पद्धति पर भी होती है। पथ प्रदर्शक राम राज्य की शासन पद्धति के संदर्भ में स्पष्ट करता है कि इस राम राज्य में शासन का दबाव नहीं है। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई सेनापति भी नहीं है, कोई राष्ट्रपति या सेवक नहीं है। जो एक राष्ट्र सेवक जो है, जो किसान का बेटा है, यहाँ चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं होता है। इस राम राज्य में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। हाँ, विश्वासों और विचारों की भिन्नता होती है, लेकिन सबों का हृदय एक है। अलग अलग चेहरे रखकर भी हम सभी मानव हैं, लेकिन सबों का हृदय एक ही है। ऐसा बापू चाहते थे। अलग अलग चेहरे रखकर भी हम मानव ही हैं, एक कुटुंब है। इस तरह से वह बापू के हम लोगों से ऐसा उम्मीद रखते थे, ऐसा राम राज्य की कल्पना किया करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि एकांकीकार ने इस एकांकी में प्रकारांतर से गांधीवादी दर्शन की भी व्याख्या की है। इस दर्शन में उपवास, आस्वाद, परिग्रह, सांप्रदायिक एकता, मध्य निषेध, ग्रामोद्योग, गांव की सफाई, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा इत्यादि पर भी बल दिया गया है। इस एकांकी में जो भी पात्र हैं इन्हीं तत्वों की व्याख्या विदेशी स्त्री पुरुष भी करते हैं। पूरे एकांकी में कथोपकथन गांधीवाद का प्रचार प्रसार एवं उसकी व्याख्या करता है कि हमारे गांधी जी हमारे बारे में क्या सोचते थे, उन्हें हमारा राम राज्य कैसा लगता था, उन्हें हमारे राम राज्य से क्या उम्मीद थी। यही सब हमारे बापू सोचते थे। राम राज्य एकांकी में नारी के भी विषय पे भी ध्यान गया था कि नारी एक सत्य की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। स्त्रियों को अबला नहीं कहना है, उसको अबला कहकर उसका अपमान नहीं करना है। बेनीपुरी जी ने इस एकांकी में गांधी जी की नारी विषय की धारणाओं की व्याख्या की है। उन्होंने पुरुषों से कहा है कि पुरुष यदि स्पर्धा होता है तो नारी आत्मसमर्पणी होती है। वह सब कुछ अपने घर छोड़कर आत्मसमर्पण करती है अपने ससुराल में आकर, ऐसा उन्होंने इस एकांकी में स्पष्ट किया है। किंतु हम कहेंगे कि आप जाइए और अपने देश के बापू में राम राज्य का संदेश दीजिए, ऐसा रामवृक्ष बेनीपुरी ने दोनों विदेशियों से कहा है। इस एकांकी में धार्मिक सहिष्णुता की भी चर्चा की गई है। गांधी जी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। वे धर्म का संबंध आत्मा से मानते थे, धर्म का कभी भी उच्छेद नहीं होता था। उन्होंने कहा था, अमृतमय हिंदुस्तान वह है जो केवल हिंदू का नहीं पर साथ में मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख सभी एक साथ रहे तो वह एक बहुत ही अमृतमय हिंदुस्तान हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। बेनीपुरी जी ने इस एकांकी के माध्यम से गांधी जी की धार्मिक सहिष्णुता की भी व्याख्या की है। अब हमारे यहाँ विश्वासों की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता उसी तरह स्वाभाविक मानी जाती है जैसी मुखाकृति की विभिन्नता होती है, कि सभी का व्यवहार एक जैसा हो परंतु सबके मुख का अंतर हो, किसी का मुख गोरा हो, किसी का काला हो, कोई सांवला हो, इस तरह से उनकी भिन्नता की गई है। चेहरे का भी अलग अलग अवश्य हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि राम राज्य एकांकी का मुख्य बात तो ये हमारे गांधी जी ने हमसे बता ही दिया है, हम लोगों से ऐसा ही उम्मीद करते थे। तो चलिए अब अगला वीडियो में मिलते हैं। ऐसा ही हमारा राम राज्य है, परंतु अब तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो राम राज्य को गांधी जी की तरह देखते हैं और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब तो ऐसा बहुत कम ही लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।